नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है स्वामी दयानंद का राजनीतिक चिंतन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक राजनीतिक चिंतक के रूप में विधिवत रूप से किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करते, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार विषय था। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूरी तरह से जागरूक थे। अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति में से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए हैं और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा है उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया है, किंतु उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। स्वामी दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है तथा उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ बातें इस प्रकार हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मर्यादित शासन का आग्रह करते हैं। दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर से संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और वे अमर्यादित शासन के स्पष्ट विरोधी हैं। दयानंद ने वंशानुगत प्रजातंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की संपत्ति से ही शासक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि शासन की समस्त शक्तियाँ जो है वो विकेंद्रित होनी चाहिए। दयानंद ने विधा सभा, राज्यसभा तथा धर्म सभा, इन तीन सभाओं की कल्पना शासन के रूप में की। ये तीन निकाय जो थे वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई थी। इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना था। दयानंद ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा की है कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी कार्यपालिका संबंधी न्यायिक निर्णयों में कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद के सभाध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता अनुभव की है। सत्यार्थ प्रकाश और षष्ठ समोल्लास में दयानंद लिखते हैं कि सभाध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन, तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार दयानंद का लक्ष्य है प्रत्येक स्थिति में शासन शक्ति का मर्यादित प्रयोग करना। स्वतंत्रता और समानता के लिए भी दयानंद सरस्वती का आग्रह था। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह जरूर किया है। दयानंद का विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ ही समानता भी उसका मूल आधार है और इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रकार लिंग, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ऐसी दयानंद सरस्वती की मान्यता थी। वो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि राज्य व्यापक कार्यक्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण करना है। दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण करना। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण
और संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप ही समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल उद्देश्य है। मैं फिर से बताती हूँ कि उसका ये कहना है कि अप्राप्त की प्राप्ति हो, प्राप्त का संरक्षण हो, संरक्षण के संवर्धन हो और संवर्धन के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण हो, यह राज्य का मुख्य उद्देश्य है। दयानंद ने स्पष्ट किया है कि शासक प्रजा के कल्याण और दयानंद ने स्पष्ट किया है कि वह शासक को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो राजनीतिक विचारों का एक अन्य मुद्दा है वो है सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। दयानंद का आग्रह है कि ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर जिसकी मूलभूत इकाई गांव है, सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी से भी पहले दयानंद ने गांव की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया था। मनुस्मृति के आधार पर गांवों के प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया गया। तो सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने भी इन्हीं बातों को लिखा है और वो बताते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम शासन कितना आवश्यक है। इसके अलावा सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वो आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। ये कार्य उचित रूप से तभी संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अतः दयानंद के इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या सुयोग्य पदाधिकारियों का नेतृत्व किया जाए। चाणक्य ने शासकीय अधिकारियों के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया है। वो पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, मित्रवैता आदि गुणों को मुख्य मानते हैं। दयानंद के इस बात पर बल दिया कि राज्य की 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, अतः वो ज्ञान की प्रधानता पर बल देते। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जो है वो सार्वभौम मानवतावाद की बात करते हैं। वो सार्वभौम मानवतावाद के जनक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक को सम्मान दिया। उन्होंने ये कहा कि क्या कारण है कि जो दलित है वो अधिक पिछड़ गए। तो ये इस प्रकार स्वामी दयानंद जी के जो है राजनीतिक विचार सामने आते हैं और हम ये देखते हैं कि वो दयानंद सरस्वती इन विचारकों के साथ साथ क्या न्याय कर पाते हैं। दरअसल दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार कहीं न कहीं उनके आर्थिक और सामाजिक विचारों से प्रभावित थे। वो विज्ञानवाद में अधिक विश्वास करते थे और उन्होंने राजनीति की विविध संस्थाओं में औचित्यता को भी महत्व दिया है। तो इस प्रकार दयानंद सरस्वती के पढ़े हुए जो हमने मुख्य तत्व देखे, मुख्य विशेषताएं देखी और हमने देखा कि वो मर्यादित शासन व्यवस्था का हमेशा ही आग्रह करते थे। वे स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ वो कर्तव्यों के पालन पर भी अधिक बल देते थे। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का विभाजन भी हुआ और इस प्रकार उसके साथ ही सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी बात आई और प्रशासनिक व्यवस्था का कारण भी आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने जो है वो सामाजिक कारणों से, दरअसल समाज सुधार का विषय तो था लेकिन सामाजिक सुधार के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक कारकों में भी ज़्यादा बल दिया है। उसी कह कि चलो आप किस तरह से करें, सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से उसका आग्रह हो और स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह कैसा हो, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप क्या हो। तो महात्मा गांधी ने एक पूरी योजना के साथ पूरे एक समय लेकर और फिर उसके बाद उसका गठन किया है। तो ये बहुत सच है कि महात्मा गांधी के जीवन में दरअसल वो इसीलिए रखते थे उनको अपने साथ में
ताकि मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। और दूसरा जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनकी पुस्तक है उसके माध्यम से वो कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो है वो कर डालते थे, जिससे कि उनकी नॉलेज का विस्तार हो। तो ये था हमारा ये टॉपिक, जिसमें कि हमने भारत की संघीय कार्यपालिका की बात कही है और राज्यों की राजनीति की भी बात कही है।